हाइड्राइड नहीं बोलते, आप कभी भी HF को फ्लोरीन हाइड्राइड नहीं बोलते, ऑल्दो दैट इज आल्सो हाइड्राइड। वो इसलिए, पता है किसी को इसका जवाब? नहीं, वो इसलिए बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सेम वे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली देखो, जिसकी ज्यादा ताकत होती है वो यही चाहता है ना कि मेरा नाम हो। स्कूल में अगर आप आओगे तो क्लास में आप आए हो, आपने कोई काम किया है तो टीचर कहेगी नहीं मेरा नाम होना चाहिए बिकॉज मैं इससे ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हूँ। टीचर्स कोई काम करेंगे तो इंचार्ज कहेगा मेरे अंडर में ये काम कर रहे हैं तो मेरा नाम होना चाहिए, इनका नाम क्यों हो। इंचार्ज कोई काम करेगा तो प्रिंसिपल कहेगा मेरे इंचार्ज था तो मेरा ही इंचार्ज ना, काम अगर उसने किया है तो मेरे ही अंडर था तो मेरा नाम होना चाहिए। Same way, because oxygen is more electronegative than hydrogen and fluorine is also more electronegative than hydrogen. So we cannot give the name of hydride to their hydrides. Although these are also hydrides, and these hydrides comes under the category of which hydride, you know? तीन तरीके के हाइड्राइड्स हमने पढ़े थे, आयनिक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो हाइड्राइड्स है कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? कुछ तो बोलो। आयनिक तो नहीं हो सकते क्योंकि मेटल नहीं है ऑक्सीजन, इंटरस्टिशियल नहीं हो सकते क्योंकि ऑक्सीजन डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो बचा कौन सा? कोवेलेंट। कोवेलेंट हाइड्राइड्स हो गए, ठीक है। एंड दीज हाइड्राइड्स जनरली हैव अ स्पेशल नेम, जिस तरीके से यहाँ पर हमने वाटर नाम दिया है इसको। क्लियर? अब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है हमारा, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ओके। सो वाटर की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। वी कैन लिव विदाउट द फूड बट वी कैन नॉट लिव विदाउट द वाटर। आप 2-3 दिन अगर खाना नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा बिकॉज हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, लेकिन पानी अगर आपको पूरा दिन, एक दिन भी अगर ना मिले, पूरे दिन में भी अगर आप सोचो 4-5 आवर्स भी अगर आपको जाते हैं विदाउट ड्रिंकिंग द वाटर तो कैसी हालत हो जाती है। सो वी ऑल नो दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है इसको, क्योंकि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर हैव दिस एबिलिटी, इज दिस कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें अपने अंदर सॉल्युबल करने की कैपेबिलिटी रखता है। यही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर बॉडी in various processes like digestion, excretion, respiration and many more, and even in plants also this is very important. आप सबको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर का भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। और प्लांट को वाटर चाहिए होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ही बहुत सारी प्रोसेसेस वो कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो वाटर, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे हमारी कोई और रिएक्शन चल रही हो, प्रोसेसिंग चल रही हो, फॉर्मेशन चल रही हो किसी चीज की, हर चीज में वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बनता किससे है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, वेयर देयर इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिड होता है। क्यों sp3 हाइब्रिड होगा? हमें पता है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम रहते हैं और हाइड्रोजन जो है दोनों ये यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। तो वैसे तो हाइड्रोजन यहाँ पर लीनियर फॉर्म में भी आ सकता है, बट बिकॉज क्या होता है, ऑक्सीजन के पास यार 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्डिंग में डाल देगा, कोवेलेंट बॉन्ड एक इसके साथ एक इसके साथ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इसके पास हो जाते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 2 इसने बॉन्डिंग में डाल दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, यानी 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच जाते हैं। एक लोन पेयर हो गया ये और एक लोन पेयर हो गया ये। And we all know that lone pair bond pair repulsion is a very high repulsion. अब ये वाला लोन पेयर, इसको ये यहाँ पर सीधा था, स्ट्रेट था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, लेकिन इसने इस बॉन्ड को पुश किया कि भाई हट, क्योंकि इन दोनों का रिपल्शन काफी ज्यादा है, ये इसको पुश करेगा, इसके अंदर एबिलिटी है इसे पुश करने की, थोड़ा सा नीचे आ गया। ऐसे ही इस वाले लोन पेयर ने इस वाले बॉन्ड को पुश किया तो ये नीचे आ गया। तो स्ट्रक्चर हमारी लीनियर ना होकर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंट हो जाती है, क्योंकि 2 लोन पेयर है यहाँ पर, और जो एंगल है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री का। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी सिंपल से कैलकुलेशन रखा हुआ है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? sp से, और 3 है अगर तो sp2 हो जाती है, 4 है अगर तो sp3 हो जाती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ऑक्सीजन का ये और एक ऑक्सीजन का ये, उस हिसाब से तो इसकी हाइब्रिड sp होनी चाहिए, है ना। बट वी नो दिस ऑल्सो कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं बॉन्ड्स तो हम लोन पेयर्स को भी काउंट करते हैं, एक लोन पेयर को हम एक बॉन्ड पेयर की तरह काउंट करते हैं। तो दिस इज 1 बॉन्ड, दिस इज अनदर बॉन्ड, दिस इज 3rd बॉन्ड एंड दिस इज 4th बॉन्ड। तो एक तरीके से हम ये मानते हैं कि 4 बॉन्ड है इसके पास,
सो बिकॉज 4 बॉन्ड्स हैं इसके पास, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 4 नंबर पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3, राइट। तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेंट या एंगुलर, इसकी स्ट्रक्चर होती है ठीक 104.5 डिग्री का ये एंगल बनाता है। सारे ये दोनों जो बना रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ। उसके लिए मैं आपको पहले फिगर दिखाती हूँ। दिस देखो, ये है हमारी वाटर की स्ट्रक्चर। क्या है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यही तो होता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, है ना। लेकिन वो क्या रहा है यहाँ पर, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अगर आपने देखो यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, ये इसके 2, ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन। सो 1 2 3 और ये 4th वाला ऑक्सीजन ले लेती हूँ मैं, और ये इसके 2 हाइड्रोजन। ये 4 ऑक्सीजन है मेरे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ठीक है। इनको मैंने इस तरीके से आमने सामने इस तरीके से लगा दिया ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन हो। तो जब वाटर की स्ट्रक्चर बनती है, वी नो अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो। हमें पता है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक तो हाइड्रोजन हो, दूसरा फॉन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई हो, तो जब हम उसे कंटेनर में या किसी भी चीज में रखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसने अपने वाले हाइड्रोजन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई है, लेकिन जो इसके पड़ोस में बगल में इसके जो वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, इसके हाइड्रोजन के साथ भी एक बॉन्डिंग बना लेता है, विच इज नॉट कोवेलेंट बट दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके साथ भी इसका बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल था, इसके हाइड्रोजन ने, इसका हाइड्रोजन जो है ये 3rd वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्डिंग कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके हाइड्रोजन की भी इस 4th वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, और इस वाले की वाटर मॉलिक्यूल की इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई है। तो आप देख रहे हो कि हर ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। 2 तो अपने हाइड्रोजन के साथ जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता ही है, और 2 उसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रखे हैं अपने पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी 4 बॉन्ड बना के वो बैठा है। तो जब आप देखेंगे तो पूरा, अगर आपने कंटेनर में वाटर लिया है सपोज, तो उसके अंदर तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना वाटर का, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे हम देख रहे हैं एक बीच में काफी सारा स्पेस आ गया, देख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर सा बन गया, एक केज सा बन गया, जैसे एक पिंजरा बन गया हो, और उसके अंदर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस। यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया। अगर हम पूरा बनाने लगे इसको तो इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। तो एक बहुत ही बड़े बड़े हॉलो स्पेसेस वाला एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड फॉर्म, यानी वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं, एंड इन बिटवीन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट स्पेस। और जहां पर भी वेकेंट स्पेस होता है वहां कौन है, एयर है, उसका कोई काम नहीं है, उसको जहां खाली जगह मिलती है वहां जाकर बैठ जाती है, तो वो यहाँ आकर भी बैठ जाएगी। अब एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज्यादा वेकेंट स्पेसेस में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। आपको पता है कि जिन चीजों के अंदर एयर फिल्ड हो जाती है वो वेट में कैसे हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, और उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी और ये इस तरीके से एक बड़ा सा केज टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि आइस का जो है स्ट्रक्चर क्या होगा। आइस में स्पेशली हम बात इसलिए कर रहे हैं, आइस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाटर तो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन आइस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास ही हैं। तो आइस जब बनेगा तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसको हम एक तरीके से आइस का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वाटर का ना बोले, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर तो ये रहेगा, ये दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जो अगर आपसे कोई बोले वाटर का क्या है तो ये है वाटर का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपसे कोई बोले आइस का स्ट्रक्चर क्या है तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो यही रीजन होता है कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, और यही रीजन है कि आइस ऑलवेज फ्लोट ऑन द वाटर। वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वो कभी भी सिंक नहीं करती, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और उसकी डेंसिटी कम क्यों है, ड्यू टू दिस केज लाइक स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू दीज hollow vacant spaces in between this cage। क्लियर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आइस, उनमें आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है हर एक वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी जिसकी वजह से वो एसोसिएटेड फॉर्म में आ जाता है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। क्लियर। तो आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन
Density of ice is lesser than the density of water. और why ice floats on the water? तो आप ये आंसर इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा. दिस स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी गुड स्ट्रक्चर, तो इसलिए जो मैंने पीछे वाला स्ट्रक्चर दिखाया वो आप बनाओ, वो आपके लिए आसान रहेगा बनाना. और आप रीजन ये लिखोगे क्योंकि आइस में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to which they form a cage-like structure where there is a large where there are large vacant spaces in between where air is filled. Due to this, the density of ice decreases and it floats on the surface of the water. आपको जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो आप 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से इस शेप में एक दूसरे के सामने बना देना और बस फिर आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी. मैम ये हाइड्रोजन वाला, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैम क्या हाइड्रोजन वाला जब हमारा टर्म 2 में आएगा? क्या होगा मैम टर्म 2 में आएगा ये वाला चैप्टर? हाइड्रोजन वाला चैप्टर टर्म 1 में आएगा भाई, टर्म 2 में क्यों आएगा? टर्म 1 है ना नवंबर में, तो आपके मतलब टर्म 1 के होंगे ना, उसमें आएगा हाइड्रोजन. यस मैम. तो मैम वही कि मतलब एमसीक्यू बेस्ड है, तो मैम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे फिर उसमें, है ना? यस आप ये कैलकुलेशन कर रहे होगे कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कैसे आएगा. यस मैम. तो वो आप कैलकुलेशन करना आपका काम नहीं है, वो हम दे देंगे. जैसे हमने आपको बैलेंसिंग दे दी ना रेडॉक्स की, वो तो इससे बहुत लेंथी क्वेश्चन था, वो भी दे दिया ना हमने एमसीक्यू में, तो ऐसे ये भी दे देंगे. आप टेंशन ना लो, वो हमारा काम है. कुछ काम तो टीचर्स को भी करने दिया करो बेटा, सारे काम तुम करोगे तो कैसे चलेगा. ओके अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन आता है आपको इसके ऊपर कि व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. एक और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आइस की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है या वाटर की हम बोलें जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा डेंसिटी नहीं होती. यार ऐसा क्यों होता है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस जब वो एक आइस फॉर्म में है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है. डेंसिटी कम क्यों है हमें पता चल गया, क्योंकि बीच में हॉलो स्पेसेस है जहाँ पर एयर फिल्ड है. अब आप क्या करो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं. हमने 1 डिग्री करा उसका टेम्परेचर, 2 डिग्री करा, 3 डिग्री करा. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेंगे. पहले हाइड्रोजन बॉन्ड आर द वीकर बॉन्ड्स देन कोवेलेंट, तो पहले वीक वाले बॉन्ड टूटेंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे. तो ये जो उसने ग्रुप बना रखा था एक, वो ग्रुप धीरे धीरे टूटने लगेगा. मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं आइस में वाटर के, वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे, है ना. जब दूर दूर जाने लगेंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, बड़ी 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 बड़ी. अब हम क्वेश्चन ये है कि ठीक है टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रही है, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डेंसिटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी क्यों नहीं बढ़ रही? व्हाई इट इज मैक्सिमम ऑन 4 डिग्री सेल्सियस, 5 पर तो और ज्यादा होनी चाहिए, 6 पर तो और ज्यादा होनी चाहिए. तो इसका जवाब ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके होते हैं, जिसकी वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अब अलग अलग हो चुके हैं. अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो कोई बचा नहीं है टूटने के लिए, वो तो सब टूट चुके हैं ऑलरेडी जितने टूटने थे. अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी. अब टेम्परेचर को किसी फॉर्म में तो चेंज होना है ना. पहले तो टेम्परेचर ने अपना यूज कर लिया बॉन्ड तोड़ने में, अब भी हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, अब बॉन्ड टूट चुके हैं, टेम्परेचर कहाँ जाएगा. तो टेम्परेचर हर वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, मूवमेंट बढ़ेगा वाटर मॉलिक्यूल का, यानी एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, सब भागेंगे, यानी ये इवेपोरेट होना शुरू होंगे. काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, दूर दूर जा रहे हैं, तो अब ये दूर दूर जा रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ने के बजाय अब और क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग इवेपोरेटेड. अब वो इवेपोरेट हो रहे, जब वाटर का अमाउंट ही कम हो जाएगा, मास ही कम हो जाएगा उसका, तो डेंसिटी भी कम होनी शुरू हो जाएगी. तो डेंसिटी इसलिए कम होना शुरू हो जाती है, तो डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है. सो दिस इज द रीजन दैट एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. ओके, अब क्वेश्चन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस डेंसिटी के हाई होने का एक्वेटिक लाइफ के लिए. जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद बात है, बहुत बेनिफिशियल बात है कि वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी बहुत हाई होती है. क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ठंड होती है, जब विंटर्स होते हैं, तो ऊपर की जो लेयर है वाटर की वो फ्रीज हो जाती है ना. फ्रीज हो गई मतलब आइस में कन्वर्ट हो गई. तो आइस में कन्वर्ट होने से हमने क्या बोला कि आइस में कन्वर्ट हो गई है. अब नीचे का जो वाटर है, नीचे जो उसके वाटर रह गया है,
आइस जो है उस वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और आइस की डेंसिटी क्या है, कम है ना। तो जिसकी डेंसिटी कम हो, सॉरी 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 उल्टा बोल रही हूँ, आइस की डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो ऊपर रहेगा यानी फ्लोट करता रहेगा, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है यानी वो सिंक करेगा, यानी ऊपर की जो लेयर है वो तो आइस बन जाएगी, और नीचे हेवी वाटर रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा। क्यों फ्रीज नहीं होगा? क्योंकि जो ऊपर की आइस है वो इंसुलेट कर लेगी, वो एक लेयर सी बना लेगी जिससे टेम्परेचर नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, टेम्परेचर नीचे नहीं, मैम हाँ मैम एक डाउट है। हाँ मैम बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? हम डिक्रीज नहीं होनी चाहिए? क्यों नीचे? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी तो कम होनी चाहिए। तो मास भी तो इंक्रीज होगा ना वाटर मॉलिक्यूल्स का। मैम मास तो उतना ही रहेगा ना, मास कैसे इंक्रीज वाटर का, होगा? आइस आइस इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। चल अच्छा, 1 मिनट रुको, क्लास दोबारा ज्वाइन करो, 1 मिनट रह गए, ये सुबह दोबारा समझाती हूँ आपको, दोबारा ज्वाइन करो 1 मिनट के लिए, नॉट 1 मिनट के लिए।